प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छाया प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक कवि आगे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना नदी के द्वीप के अंतिम भाग की। इस कविता में आगे ने जीवन धारा को माता बता करके द्वीप को नदी का पुत्र अर्थात जो नदी की धारा है उसे जीवन धारा और द्वीप को मनुष्य का प्रतीक मान करके हमें यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार से नदी की धारा से द्वीप का निर्माण होता है उसी प्रकार से जीवन धारा रूपी माता से मनुष्य रूपी पुत्र का जन्म होता है। द्वीप का निर्माण भूखंड के संस्कार से होता है, उसी प्रकार से जीवन धारा से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कवि द्वीप के निर्माण करने वाली नदी को संबोधित करते हुए कहता है कि नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिलता है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा घर गराता उठे, ये स्रोत सोहिनी ही कर्म नासा, कीर्ति नासा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। यहाँ पर कवि नदी को संबोधित करते हुए कहता है कि ए जीवन धारा रूपी नदी तुम सदैव बहती रहो, तुम माता हो तथा भूखंड पिता हैं, अतः भूखंड रूपी पिता से द्वीप को जो पैतृक संपत्ति मिली है वह मिलती रहे। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए अर्थात पैतृक संपत्ति हमको मिला है मिलता रहा है, मिली है वह मिलते रहे। नदी रूपी माता सदा ही पुत्र रूपी द्वीप का संस्कार करती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सच्चरित्र का निर्माण करती है, उसके आकार को ढालती रहे। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा घरघराता उठे। परंतु यदि कभी, कवि कहता है कि यदि कभी जीवन धारा रूपी नदी का उल्लास भावना से या दूसरों के किसी स्वच्छंद आचरण से अथवा दूसरों के अत्याचार मर्यादा उल्लंघन से जल प्रवाह बढ़े अर्थात नदी में बाढ़ आ जावे और उसका तीव्र प्रवाह घर घराता हुआ बहने लगे, तो द्वीपों के कर्मों और इसका नाश करता हुआ वह जल प्रवाह प्रलयंकारी बन जावे। यह स्रोत स्वयनी ही कर्मनाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। कवि कहता है कि यदि मान लीजिए वह नदी का जल प्रवाह प्रलयंकारी बन जाए, हमें द्वीपों की वह स्थिति भी स्वीकार्य है, क्योंकि उस जल प्रवाह में हमारा नाश हो जाएगा और हम रेत के रूप में बदल जाएंगे, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, और उससे यह होगा कि हम द्वीप के स्थान पर रेत के कंकड़ में बदल जाएंगे, फिर वही रेत धारा से छनकर एक जगह ढेर के रूप में जम जाएगी, जिससे कालांतर में पुनः नए रूप में द्वीप का निर्माण होगा। अर्थात जीवन धारा के प्रवाह में मनुष्य बह भी जाए तो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का नए ढंग से निर्माण होता है। इसलिए जीवन धारा व्यक्ति में नवीन संस्कारों को जन्म देती है। कवि कहता है कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे फिर संस्कार तुम देना। कवि कहता है कि हे नदी माता, तुम विपरीत स्थिति में भी हमारे नवीन व्यक्तित्व को संस्कार प्रदान करती रहना। यहाँ पर कवि ये बताने का प्रयास करता है कि जीवन धारा के प्रवाह में मनुष्य बह भी जाए तो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का नए ढंग से निर्माण होता है। इसलिए जीवन धारा व्यक्ति में नवीन संस्कारों को जन्म देती है। भूखंड को पिता और नदी को माता बताकर द्वीप को उनसे पुत्र की तरह निवेदन करते हुए कवि ने इस पद्यांश में चित्रित किया है
दीप का संस्कार नदी की धारा करती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाती है। इसी तरह मानव के व्यक्तित्व का, मानव के चरित्र का निर्माण उसकी जीवन धारा करती है। कर्मनाशा काशी और बिहार में बहने वाली एक नदी का नाम है, जिसे धार्मिक आस्था वाले पाप कर्मों का नाश करने वाली मानते हैं। कवि ने जीवन धारा के सदा गतिशील रहने से उसके कर्मों का क्षय करने वाली तथा व्यक्तित्व में पवित्रता लाने वाली बताया है। कवि ने भूखंड, द्वीप, नदी आदि प्रतीकों के माध्यम से मानव व्यक्तित्व को परिभाषित करने की जो सफल चेष्टा की है, वह आज भी पाठकों के हृदय को छूने वाली है। प्रतीकात्मक शैली में प्रतिपाद्य विषय का सूक्ष्मतम चित्रण इस पद्यांश के माध्यम से किया गया है। अंत में कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देता है कि जिस प्रकार से एक नदी की जो जलधारा होती है वह एक द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जो जीवन धारा होती है वह मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यहाँ पर द्वीप मनुष्य का प्रतीक है और नदी की जलधारा जीवन धारा की प्रतीक है। कवि ने प्रतीकों के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि यदि मान लीजिए स्वच्छंद विचरण करने से या दुराचारियों के द्वारा जीवन धारा में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न की जाती है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तो जिस प्रकार से नदी की जलधारा में आने वाली जो बाधा होती है, जो अवरोध होता है, वह नदी की जलधारा के वेग से स्वतः ही टूट जाता है। क्योंकि नदी की जलधारा जब प्रलयंकारी रूप या स्वरूप धारण करती है तो उसके सामने आने वाले बड़े बड़े द्वीप भी टूट करके रेत में बदल जाते हैं और वही रेत के कण फिर कहीं एक जगह ढेर होकर के फिर से द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से कवि हमें बताना चाहता है कि जीवन धारा भी व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का, समस्याओं का, अवरोधों का सामना करती है और उन अवरोधों को तोड़ती हुई मनुष्य के सच्चरित्र का, व्यक्तित्व का फिर से निर्माण करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद्यांश और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जो प्रेरणादायक संदेश दिया है कि हमें भी नदी की धारा के समान हमारे जीवन रूपी धारा को, जीवन धारा को हमेशा प्रवाहमान बनाए रखना है और दीप की तरह मनुष्य जीवन को, जो मनुष्य का व्यक्तित्व है, उससे संवारते रहना है, उसका निर्माण करते रहना है, अवरोधों को तोड़ते रहना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जय हिंद, जय भारत।